हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें काफी ज्यादा थ्रिल भी है। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेरिका के एक शहर को जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था क्योंकि वहां पर सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है पास्ट 1988 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक म्यूजिशियन जो कि किसी हॉल में पियानो बजा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शेफ को जो कि किसी रेस्टोरेंट में कस्टमर्स के लिए डिशेस तैयार कर रहा होता है। और तीसरी तरफ उसी टाइम में हमें एक लेडी बस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि पैसेंजर से भरी ट्रेन को ड्राइव करने लगती है। और उसी टाइम हमें देखने को मिलता है कि इन तीनों के नाक और मुंह से एक ही टाइम में खून बहने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पियानो बजाने वाला आदमी और वो शेफ तो उसी टाइम वहां पर गिरकर मर जाते हैं, लेकिन वो लेडी बस ड्राइवर जो चलती बस में मर जाती है, जिसकी वजह से बस का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन एक पुलिस अफसर के घर पर शिफ्ट होता है, नाम होता है थॉमस लॉकहार्ट, जिसको एक फोन आता है जहां पर उसको एक पुलिस अफसर किसी केस के सिलसिले में बुलाता है। जब वो वहां पर जाता है तो हमें पता लगता है कि ये उसी लेडी बस ड्राइवर का केस है। बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को ये बिल्कुल एक सिंपल एक्सीडेंट केस लग रहा होता है, लेकिन लॉकहार्ट जब उसके पास जाकर उसका मुआयना करता है तो उसको एक बहुत ही अजीब सी मिस्टीरियस सी बात पता लगती है। उसे ये पता लगता है कि उस लेडी के नाक और मुंह से उसका भेजा गलकर बाहर निकल चुका था और उसका दिमाग अब बिल्कुल खाली हो चुका था। जिसके बाद अब वो काफी हैरान होता है और उसकी गर्दन पर देखने पर लॉकहार्ट को पता लगता है कि उसकी गर्दन पे 3 ब्लैक कलर के निशान है जो कि ट्रायंगल की शेप में बने हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डिटेक्टिव होल्ट आ जाता है जो कि लॉकहार्ट का सीनियर था और साथ ही साथ वो उसकी वाइफ का भाई था। लॉकहार्ट अब उसको बोलता है कि इसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, लेकिन होल्ट उसको कहता है कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ और वो उसको वहां से जाने के लिए फोर्स करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और पुलिस अफसर आता है जो कि उनको बताता है कि शहर में और भी 2 मौतें हुई हैं जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। अब ये सब मिलकर उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर लॉकहार्ट उनको देखता है तो उसको पता लगता है कि इन दोनों की गर्दन पे भी वैसे ही ब्लैक कलर के मार्क्स थे जैसे कि उस लेडी बस ड्राइवर की गर्दन पर थे। तब लॉकहार्ट होल्ट को बोलता है कि ये कोई मिस्टीरियस सीरियल किलर का काम है, पर होल्ट उसको इस केस से दूर रहने का बोलता है और वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लॉकहार्ट इस केस को लेकर अब काफी सीरियस हो चुका था, जिसकी वजह से अब वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था। वो उस डॉक्टर से जाकर पूछता है कि इनकी गर्दन पे काले रंग के निशान किस वजह से हैं। तब वो डॉक्टर उसको बोलता है कि उनकी गर्दन पे जो निशान है ये एक इंजेक्शन की वजह से है, पर वो नहीं जानता कि उसमें क्या चीज इंजेक्ट की गई थी। जिसके बाद लॉकहार्ट वहां से जाने लगता है और अब हम देखते हैं कि उसको एक और कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि एक नाइट क्लब डांसर के ऊपर फिर से हमला किया गया है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच चुकी है। जिसके बाद अब लॉकहार्ट उसके पास जाता है और वो उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि उस पर एक ब्लैक लेडी ने हमला किया था जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई थी। वो उसे ये भी बताती है कि उस ब्लू हुडी वाली लड़की ने उसकी गर्दन पे कुछ इंजेक्ट किया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर होल्ट भी आ जाता है जो कि अब उस लेडी से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लेडी के नाक और मुंह से बिल्कुल वैसे ही खून आने लगता है जैसे उन लोगों के मुंह से आया था। जिसके बाद अब वो वहीं पर तड़प के मर जाती है। अब हम देखते हैं कि होल्ट ने पूरे शहर में उस लड़की की आइडेंटिटी बता दी और उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम लॉकहार्ट को भी देखते हैं जो कि उस लड़की को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में उसे एक ब्लू हुडी पहनी ब्लैक लड़की नजर आती है जो कि बिल्कुल उस कातिल के हुलिये से मैच कर रही थी, लेकिन अब वो लड़की उनसे बचकर भागने लगती है। जिसके बाद लॉकहार्ट अब उसके पीछे गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको एक अंडरग्राउंड चैम्बर का दरवाजा खुला मिला जो कि सीधा रेलवे स्टेशन पर जाता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव होल्ट और वो सब रेलवे स्टेशन पर उस लड़की को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉकहार्ट को उस लड़की का औजार मिल जाता है जिससे वो लोगों को इंजेक्ट कर रही थी। अब वो उसको अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को वो लड़की नजर आ जाती है, लेकिन वो पिलर के पीछे छुपी हुई थी। जब वो उसको देखने के लिए आगे जाता है तो वो एकदम से गायब हो जाती है और वो पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद अब वो उसको मार मार कर बिल्कुल जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर लॉकहार्ट आ जाता है जो कि उसकी जान बचाने लगता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि उस लड़की को जाकर पकड़े। जब लॉकहार्ट उस लड़की के पीछे जाता है तो एक जगह पर वो उसको पकड़ लेता है। लॉकहार्ट उसको गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन अब वो लड़की बिल्कुल भी डरती नहीं है और उसको बोलती है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम एक लड़की के बाप बन चुके। लॉकहार्ट इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब लॉकहार्ट उसको पकड़ने लगता है, लेकिन वो उसको मार कर वहां से भाग जाती है। वो लॉकहार्ट को बांध देती है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉकहार्ट के पास उस लड़की का हथियार होता है जिससे वो उस लड़की पर इंजेक्ट कर देता है। अब वो लड़की वहां से लड़खड़ाती हुई ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाती है।
और जब वहाँ पर ट्रेन आती है तो उसको कुचल कर आगे चले जाती है। लोकार्ड इस बात से काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता था। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर लोकार्ड को बोलता है कि तुम्हारी वाइफ जिसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिसके बाद अब लोकार्ड वहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है जो कि लोकार्ड को बताता है कि उस लड़की के पोस्टमार्टम में हमें पता लगा है कि उसके हाथ में एक गोली लगी है जो कि तुम्हारी पिस्टल से चली है, लेकिन हम जानते हैं कि तुमने उस पर फायर नहीं किया। लोकार्ड इस बात से काफी शॉक हो जाता है। वो पुलिस अफसर उसको बताता है कि उस लड़की की कोई भी आइडेंटिटी हमें नहीं मिली है, वो कहाँ से आई है ये किसी को नहीं पता। अब हम देखते हैं कि लोकार्ड के पास एक डॉक्टर आती है जो कि उसको बताती है कि उसको एक बेटी हुई है। वो उसको उसकी बेटी देती है, जिसके बाद लोकार्ड काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसी पर हम देखते हैं कि डॉक्टर आपको उसको बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद अब लोकार्ड और उसका भाई होल्ड काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सीन सीधा 9 साल बाद शिफ्ट होता है, यानी कि 1997 में। अब हम लोकार्ड की बेटी को देखते हैं जो कि 9 साल की हो चुकी थी और आज उसका जन्मदिन था, जिसकी वजह से लोकार्ड उसको एक लॉकेट गिफ्ट करता है। हम देखते हैं कि लोकार्ड की बेटी एमी अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहने रखती है जो कि उसकी मॉम का था, और हर साल बर्थडे पर उसको जो लॉकेट दिया जाता है वो उस ब्रेसलेट में लगा देती है। इसके बाद हम बाइक का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि 9 साल पहले रेलवे ट्रैक पर जिस लड़की की मौत हुई थी, लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो एक ब्लैक लेडी थी और उनको लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि अभी तक उस लड़की के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला होता और ना ही उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई थी। इस वजह से लोगों को लग रहा था कि इसके ब्लैक होने की वजह से पुलिस अफसर ने इसका मर्डर किया है। हम देखते हैं कि लोकार्ड अपनी बेटी एमी के साथ उसकी वाइफ की ग्रेव पर जाता है। तब इसको एक पुलिस अफसर का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि एक जगह पर मर्डर हुआ है। जब वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि प्रोफेसर जो कि अपनी टेबल के ऊपर ही मर चुका है। जहाँ पर चेक करने पर उसको पता लगता है कि उसकी मौत भी बिल्कुल वैसी हुई है जैसे 9 साल पहले उन 3 लोगों की हुई थी। जहाँ पर लोकार्ड अब काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो किलर लड़की तो मर चुकी है, तो ये काम किसका है। उसके बाद वो लोग अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेम वही ब्लू हुडी पहनी लड़की जो कि उस कातिल से बिल्कुल मैच कर रही थी यूनिवर्सिटी में बेधड़क एंटर होती है। अब डिटेक्टिव लोकार्ड इस मिस्ट्री केस को सॉल्व करने के लिए 9 साल पहले की उस सीरियल किलर की फाइल को दोबारा से ओपन कर लेता है, जहाँ पर उसको एक चाबी मिलती है जो कि 9 साल पहले उस सीरियल किलर लड़की के पास से मिली थी। लोकार्ड पता करवाता है कि वो चाबी किस चीज की है, जहाँ पर एक पुलिस अफसर उसको बताती है कि पिछले साल लॉन्च हुआ एक प्लेन का मॉडल है जिसकी ये चाबी है। जहाँ पर लोकार्ड काफी शॉक हो जाता है कि 9 साल पहले ये चाबी उस लड़की के पास कैसे आई, जबकि ये मॉडल तो सिर्फ पिछले ही साल लॉन्च हुआ है। अब वो लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर ये प्लेन्स मौजूद थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कब से लोकार्ड का वेट कर रहा था, जो कि एक सीनियर फिजिसिस्ट है, जो कि लोकार्ड को बताता है कि ये मर्डर मिस्ट्री उसकी रिसर्च से बिल्कुल मैच कर रही है। वो उसको बताता है कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 9 साल में एक बार मून अर्थ के बिल्कुल करीब आता है, जिसकी वजह से मून और अर्थ बिल्कुल आमने सामने होते हैं। वो उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है, जिसमें वो बोलता है कि इसकी वजह से अर्थ में एक ब्रिज बन जाता है, इसके थ्रू टाइम ट्रेवल बहुत इजीली हो सकता है। इसीलिए 9 साल बाद वो लड़की दोबारा से आ चुकी है जो कि ये मर्डर्स कर रही है। लोकार्ड को उसकी बातें बेतुकी लगने लगती हैं। उसको लगता है ये सिर्फ बकवास कर रहा है, जिसके बाद अब लोकार्ड उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो प्लेन मौजूद थे, क्योंकि उस चाबी के बारे में पता लगाना चाहता था। यहाँ पर जाने पर उसको कोई भी नजर नहीं आता और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक कैबिन में रोशनी आती है जहाँ पर जाकर उसको एक बंदा नजर आता है। इसके सिर से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। जिसके बाद अब लोकार्ड खतरा भांप लेता है और जैसे ही वो अपनी गन निकालने लगता है कि तभी से कोई पीछे से उसके ऊपर गन तान देता है। पीछे मुड़कर देखने पर लोकार्ड को वही लड़की नजर आती है जो कि 9 साल पहले उसके हाथों से मारी जा चुकी थी। हाँ, ये वही ब्लू हुडी पहनी ब्लैक लेडी थी जो कि लोगों को इंजेक्ट करके उनका मर्डर कर रही थी। जहाँ पर वो लोकार्ड को बांध देती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर लोकार्ड अपने दोस्त दूसरे पुलिस अफसर को फोन कर देता है, जहाँ पर वो फोन पर उस लड़की की आवाज सुनकर समझ आता है और वो बाकी पुलिस अफसर्स को बुला लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी टेबल के नीचे से अपनी गन निकालता है, पर जैसे ही वो उस लड़की पर अटैक करने लगता है वो लड़की उल्टा उसको ही मार के गिरा देती है, जिसके बाद वो लोकार्ड को भी बेहोश कर देती है। लोकार्ड का दोस्त भी अब वहाँ आ चुका था, जो जब उस सीरियल किलर लड़की को मारने लगता है कि उतनी ही देर में वो लड़की उल्टा उसी को मार देती है और वो उस प्लेन की चाबी लेकर वहां से लोकार्ड को अपने साथ लेकर चली जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जब लोकार्ड को प्लेन में होश आती है तो वो लड़की लोकार्ड को बोलती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, पर लोकार्ड उसको बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। वो लड़की बोलती है कि मैं ये सब जान के नहीं कर रही, बल्कि इसके पीछे मेरा कोई मकसद है। लोकार्ड उसको बोलता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो फिर 9 साल बाद अब तुम कैसे वापिस आ गई। तो वो लड़की उसको बताती है कि हमेशा 9 साल
बाद ब्लड मून के दिन मैं वापस आती हूँ, जहाँ पर वो लोकार्ट को प्लेन से धक्का दे देती है और हम देखते हैं कि नीचे समुद्र होने की वजह से लोकार्ट की जान बच जाती है। जब वो समुद्र से तैर कर किनारे पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक प्लेन है जो कि क्रैश हो चुका था। असल में ये वही प्लेन था जिसमें ये दोनों सफर कर रहे थे। जहाँ पर काफी सर्च करने के बाद भी लोकार्ट को उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं नजर आता। अब हम देखते हैं कि लोकार्ट को अब उस डॉक्टर की बातें सच्ची लगने लगती हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर ने बताया था कि हर 9 साल बाद ब्लड मून के दिन टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, जैसे ये लड़की कर रही थी। वो लड़की उस प्लेन की चाबी लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। अब हम समझ पाते हैं कि वो लड़की फिर से 9 साल पीछे जाएगी, जहाँ पर 1988 को वो लड़की लोकार्ट को मिलेगी, जिसके बाद लोकार्ट उसको मार देगा और उनको उसके पास से वो चाबी मिलेगी। और ऐसे ये टाइम ट्रैवल चलता रहेगा। अब लोकार्ट समझ जाता है कि 9 साल बाद 2006 को फिर से वो लड़की उसको मिल सकती है, जिसके बाद अब ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम 2006 का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब लोकार्ट उस कातिल लड़की को पकड़ने के लिए काफी जुनूनी हो चुका था, जिसकी वजह से उसको उसकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। वो अपनी बेटी को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था और हम देखते हैं कि हॉल्ट ही उसकी बेटी का ध्यान रख रहा था। लोकार्ट को ऐसा लग रहा था कि 9 साल पहले जो डॉक्टर उसके पास आया था, जिसने उसे उस ब्लड मून थ्योरी के बारे में बताया था, शायद उसका इस लड़की से कोई वास्ता होगा, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को ढूंढने लगता है और उसकी पिक्चर्स हर जगह लगा देता है। लोकार्ट को अब पता लग चुका था कि अगर उसने इस केस को सॉल्व करना है तो उसे इन मर्डर हुए बंदों के बीच में सिमिलरिटी को देखना होगा, जिसकी वजह से अब वो एक ग्रेव पर पहुंच जाता है, जिसे खोदने पर उसको एक कंकाल मिलता है, जिसकी गर्दन पे भी सेम वैसा ही निशान था जिस तरह इन लोगों की गर्दन पे था। असल में वो ग्रेव एक नोवाक नामी बंदे की थी, जिसकी मौत भी सेम वैसी हुई थी, लेकिन वो लोकल पुलिस के हाथ लग गया था, जिसके बाद उन लोगों ने इसका केस दबा दिया, जिसकी वजह से लोकार्ट को इसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका था। अब लोकार्ट उसका पता लगाता है और उसके घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको उसकी वाइफ मिलती है, जिसके बाद अब लोकार्ट उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जो उसको बताती है कि नोवाक एक व्हाइट नेशनलिस्ट ग्रुप को रन करता था, जिनका एम था कि वो कंट्री से ब्लैक लोगों को निकाल देंगे और सिर्फ वहाँ पर व्हाइट लोग रहेंगे। वो लोग ब्लैक लोगों के खिलाफ थे। वो काफी लोगों को मेल भेजता था और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। लोकार्ट को वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें नोवाक के साथ एक और वुमेन थी, जिसके बाद पूछने पर नोवाक की वाइफ उसको बताती है कि ये उसकी एक्स वाइफ है, जो कि उसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी और ये भी व्हाइट नेशनलिस्ट ग्रुप की मेंबर थी, जो कि नोवाक का साथ दे रही थी। जिसके बाद अब लोकार्ट को उन लोगों का एड्रेस भी मिल जाता है, जिस पर नोवाक ने ईमेल भेजी थी, जहां पर उसको ये बात पता लगती है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ था उनका एड्रेस भी इस ईमेल में है। जिसके बाद अब लोकार्ट को इन केसेस में सिमिलरिटी का पता लग जाता है। ये सब लोग मिलकर ब्लैक लोगों के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, जिसकी वजह से ही वो लड़की जो कि टाइम ट्रैवल कर इनको मार रही थी। अब लोकार्ट के ज़हन में एक बात आती है, वो सोचने लगता है कि नोवाक की एक्स वाइफ जो कि उसके साथ उस ग्रुप की मेंबर थी, वो इस बारे में सोचने लगता है कि अब उस लड़की का नेक्स्ट टारगेट वो हो सकती है, जिसकी वजह से अब उसके घर का पता लगाकर उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन लोकार्ट को देर हो चुकी थी क्योंकि उस लड़की की मौत हो चुकी थी। तो अभी वहाँ पर लोकार्ट को वो लड़की भी मिलती है जो कि ब्लू हुडी पहनी वहाँ से भाग रही थी, पर लोकार्ट उसके ऊपर गन फायर करता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से बाइक पर भाग जाती है। लेकिन लोकार्ट को पता लगता है कि उसके हाथ पर गोली लग चुकी है, जहाँ पर अब लोकार्ट को समझ आती है कि कैसे 1988 में उस लड़की के हाथ से लोकार्ट की गोली मिली थी। लोकार्ट भी उस लड़की का पीछा करने लगता है और अब हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लड़की एक टनल में घुस जाती है। लोकार्ट भी उसके पीछे अब उस टनल में जाता है, जहाँ जाने के बाद उसको वो लड़की नजर आती है जो कि अपनी टाइम मशीन में बैठी हुई थी। लोकार्ट ये देख के काफी शॉक हो जाता है, उस टाइम मशीन को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की टाइम मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद अब उसमें पानी भरने लग जाता है और कुछ ही देर में जब उसमें पूरा पानी भर जाता है तो वो लड़की अपनी टाइम मशीन के साथ ही वहां से गायब हो जाती है। लोकार्ट को काफी दुख होता है कि इस बार भी उस लड़की को पकड़ नहीं पाया, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोकार्ट अभी भी हार नहीं माना था। वो 9 साल बाद फिर से इंतजार करना चाहता था उस दिन का जब वो लड़की दोबारा से वापस आएगी। अब सीन फिर से 9 साल बाद 2015 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें लोकार्ट को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो उस केस के पीछे लगा हुआ था। हमें भी पता लगता है कि लोकार्ट की बेटी एमी की शादी हो चुकी थी और उसको बच्चा होने वाला था, लेकिन लोकार्ट उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब वो दिन आ चुका था जब दोबारा वो लड़की इस धरती पर वापस आएगी। इसकी वजह से अब लोकार्ट उसी बीच पर जाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर नवीन आ जाता है जो कि उसको किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोकार्ट उस लड़की का रास्ता रोके। लेकिन अब लोकार्ट उससे बचकर वहां से निकलकर भाग जाता है और जब वो उस बीच पर वापस आता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से उस टाइम मशीन के साथ वहां पर वापस आ जाती है, जिस पर अब लोकार्ट गन पॉइंट कर देता है। अब उस लड़की के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, जहाँ पर वो लोकार्ट को कहती है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं लोगों की जान बचाने के लिए ये कर रही हूँ। और
पर तभी वो अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकालकर लोकार्ड को देती है, जिसे देखने पर लोकार्ड हैरान हो जाता है। वो उसको अपना नाम राया बताती है। वो उसे कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरी माँ का है, जो ब्रेसलेट और किसी का नहीं बल्कि लोकार्ड की बेटी का होता है। असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लोकार्ड की ग्रैंड डॉटर होती है। वो लोकार्ड को बताती है कि मैं 2042 से आई हूँ। वो उसे कहती है कि जब मैं 9 साल की थी 2024 में एक सिविल वार छिड़ी थी जिसमें काफी ज्यादा लोगों की जान गई थी। राया उसको बताती है कि ये वार व्हाइट नेशनलिस्ट ग्रुप के मेंबर्स ने शुरू की थी और वो उसको बताती है कि वो डॉक्टर और वो मिलकर इस वार को रोकना चाहते थे। उस डॉक्टर ने 2042 में वो टाइम मशीन बना ली थी जिसकी वजह से राया पास्ट में आके उन ग्रुप के मेंबर्स को मार रही थी ताकि वो इस वार को रोक सके। लोकार्ड को पता था कि 1988 में उसी की वजह से राया की मौत होगी, जिसकी वजह से वो राया को कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर वापस नहीं जाने देना चाहता। लेकिन राया उसको बोलती है कि आप ही ने मुझे सिखाया था कि कैसे लोगों की मदद करनी है। वो उसे बोलती है कि अगर लोगों को बचाते हुए मेरी जान भी जाती है तो चले जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं। जिसके बाद अब राया उसको बोलती है कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं जिसमें मैं हर दफा 9 साल के गैप से पीछे आऊंगी और इन लोगों को मारूंगी जिनकी वजह से सिविल वार हुई थी। अब राया लोकार्ड को बोलती है कि मेरी माँ का ध्यान रखो क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2042 का सीन जहाँ पर डॉक्टर और राया मिलकर नोवाक को मार देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से 2024 में सिविल वार नहीं होती और वहाँ पर बिल्कुल पीस होता है। राया ने अपनी जान दांव पे लगा के काफी सारे लोगों की जान बचा ली थी और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।